हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस वीडियो सीरीज़ के अंदर। और इस वीडियो सीरीज़ का ये आपका 4th वीडियो है। जो लास्ट सेशन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट जो आपके चैप्टर 2 के सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स थे। नाउ उसी सीक्वेंस में आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ योर लैंग्वेज प्रोसेसर। सो लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो कंप्यूटर है वो आप जैसा जानते हो कि बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0-1 की भाषा समझता है, यानी कि उसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड। ओके, नाउ आप जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो जनरली इंग्लिश में होते हैं और उसके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर से इंटरेक्शन करने के लिए, जैसे सी है, C++ है, पाइथन है, जावा है, PHP है। इस तरीके की डिफरेंट लैंग्वेजेज हम लोग यूज करते हैं। नाउ जो कोड आप इन डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेज के अंदर लिखते हैं, ओके, जो हाई लेवल लैंग्वेजेज के अंदर आप कोड लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, वो आपका सोर्स कोड कहलाता है या सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। नाउ उस सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कंप्यूटर पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करता है? आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। ऑब्जेक्ट कोड होता है आपका मशीन कोड। ओके, मशीन कोड यानी कि बाइनरी लैंग्वेज के अंदर आपका कन्वर्ट कर देता है, मशीन उसको डायरेक्ट इंटरप्रेट कर पाता है। सो जो ये प्रोग्राम ट्रांसलेटर होते हैं, दीज आर कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर, जो आपके हाई लेवल लैंग्वेजेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल होते हैं। ओके, क्योंकि डायरेक्ट अगर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन का मशीन लैंग्वेज में देना पड़े तो हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, यूज़र के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोग्राम्स को या फिर इंस्ट्रक्शंस को लर्न करना या याद रखना। वही अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम जो है वो हमारी लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो नहीं समझता है। इसलिए एक ट्रांसलेटर की, एक मीडिएटर की ज़रूरत होती है। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर आप किसी ऐसे एक पर्सन से बात कर रहे हैं जिसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती है, आप हिंदी में बात कर रहे हैं और उन्हें हिंदी नहीं आती है, मलयालम वो जानते हैं या फिर कोई और लैंग्वेज जानते हैं। सो आपको किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे? विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसलेटर। ओके, सो वो ट्रांसलेटर का काम आपका लैंग्वेज प्रोसेसर करता है, जो आपकी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट कर देता है? आपका आपके मशीन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। सोर्स कोड जो आपका होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नाउ लैंग्वेज प्रोसेसर हम लोग फर्दर जो कैटेगराइज करते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, आपका असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। नाउ मैं बात करूं अगर असेंबलर की, तो असेंबलर आपका स्पेसिफिक हो जाता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। असेंबली लैंग्वेज जो थी माइक्रो प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन की गई थी, उसमें क्या होता है, हमारे निमोनिक्स होते हैं। ओके, यानी कि हम लोग डिफरेंट आपके निमोनिक्स यूज करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड करने के लिए, जैसे ऐड हो गया, मूव हो गया। ओके, इस तरीके के आप इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। ओके, ये आपके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके असेंबलर जो है वो इनको इंटरप्रेट करके किस में चेंज कर देता है? मशीन लैंग्वेज में या फिर मशीन जो आपका ऑब्जेक्ट कोड है उस ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। मशीन ऑब्जेक्ट कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिससे वो मशीन इजीली उसको इंटरप्रेट कर पाती है। राइट, ये आपका असेंबलर का काम है, यानी कि असेंबलर को आप कह सकते हो ये आपकी असेंबली जो लैंग्वेज है। ओके, असेंबली लैंग्वेज को किस लैंग्वेज में चेंज करता है? मशीन लैंग्वेज के अंदर चेंज करता है। तो ये आपका असेंबलर लैंग्वेज प्रोसेसर का काम होता है। कंपाइलर क्या करता है? आपका एग्जीक्यूट, जो आप सोर्स कोड जो आप लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करवाता है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, जो आप सोर्स कोड लिखते हो C++ या पाइथन के अंदर, वो उसको एग्जीक्यूट करके आपके मशीन रीडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है। एंड इसका जो फीचर है वो ऐसा है कि आप जो प्रोग्राम लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोग्राम बनाया सम करने का, सो वो आपके पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है और फिर आपका क्या करेगा? उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेगा। ओके, नाउ पूरा
प्रोग्राम रीड करने के बाद में अगर कोई एरर आती है तो वो आपको एरर शो करेगा कंप्लीट रीड करने के बाद। अगर आपकी कोई एरर है तो आप उसको पहले रिमूव कीजिए, देन वो आपका मशीन फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है या फिर आपके जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा। नाउ जो एरर है वो आपको रिमूव कब करनी पड़ती है, जब आपका पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है। ओके, यानी कि कंपाइलेशन आपका कंप्लीट पेज का या कंप्लीट प्रोग्राम का एक साथ होता है, ये याद रखना है। और जो एरर आती है वो आप एंड ऑफ द कंपाइलेशन उसको रिमूव कर पाते हैं। वो आपको लाइन वाइज बता देता है कि इस नंबर ऑफ़ लाइन में ये एरर आ रही है, आप उसको रिमूव कर लेते हैं तो आपका कोड रन हो जाता है, राइट। फिर उसको दोबारा से आपको रिकम्पाइल करना होता है चेंज करने के बाद। नाउ इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर का काम समवॉट सेम होता है, ट्रांसलेटर का ही काम होता है इसका भी। और ये जो है आपका इस कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, कंपाइलर लाइन बाय लाइन करता है, आपका इंटरप्रेटर जो है वो कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है। यानी कि ये इंटरप्रेटर जो है वो पूरे कोड को एक साथ कंपाइल नहीं करता है। वो क्या करेगा, पहली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, अगर एरर है तो वो वहीं पे एरर शो कर देगा, नेक्स्ट लाइन को रीड नहीं करेगा। ओके, यानी कि एरर है तो पहले वो एरर आपको क्या करनी है, रिमूव करनी है, देन आपका नेक्स्ट लाइन रीड होगा। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है, जबकि कंपाइलर क्या करता है, वन टाइम में पूरा प्रोग्राम कंपाइल करता है। ये दोनों में डिफरेंस है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर। तो जो कंपाइलर होता है वो वन टाइम में रीड करता है पूरे प्रोग्राम को, देन आपको एरर दिखाता है। और अगर एरर होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको एरर को रिमूव करके उसको रिकम्पाइल करते हैं। जबकि इंटरप्रेटर में क्या है, जिस भी एरर में आपकी जिस भी लाइन में आपकी एरर हो जाती है वहीं स्टॉप हो जाता है, पहले वो रिमूव होगी देन वो नेक्स्ट लाइन रीड करेगा। ये डिफरेंस होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। दोनों ही आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन लैंग्वेज के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट आप बात करते हैं यूटिलिटीज़ की, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो कंप्यूटर है उसकी मेंटेनेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि कंप्यूटर में कोई आपका हार्मफुल कोई सब्सटेंस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है जिससे उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। ओके, वो सब हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से उसको मैनेज करते हैं। और जितने भी आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर आप बैकअप करते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर का यूज करते हैं, वो आपके किसके अंदर आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, जिसकी हेल्प से आपके कंप्यूटर की स्पीड भी एनहेंस होती है और आपके डेटा भी सिक्योर होता है। ओके, बात करूँ अगर मैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की, तो आपके जैसे एंटीवायरसेस हैं। ओके, एंटीवायरस में आपका जैसे आप जब भी आप अपना कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो आपके पास अगर एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है तो वो आपका अगर किसी भी, चाहे वो आपने पेन ड्राइव लगाई है या इन्फेक्टेड सीडी यूज की है या आपके हार्ड डिस्क में कोई वायरस है, वो उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसको किल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। सो जो डिफरेंट वायरस हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके के वायरस जनरली हम लोग फेस करते हैं। फर्स्ट इज़ योर बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या करता है, जैसे आपका हार्ड डिस्क है या फिर आपकी सीडी है, ओके, उसमें क्या होता है, इस तरीके के आपके डिफरेंट ये सेक्टर्स बने होते हैं। ओके, हार्ड डिस्क है, यहाँ आपके सीडी है, उसके अंदर जो ये आपके डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, रिकॉर्ड जो होता है वो डिफरेंट ट्रैक और सेक्टर्स में सेव होता है। नाउ किसी भी सेक्टर को अगर वो इन्फेक्ट कर देता है, ओके, यानी कि वायरस जो आपके बैड सेक्टर्स क्रिएट कर देता है, वो आपका बूट सेक्टर वायरस की कैटेगरी में आता है। वायरस दैट डिस्प्लेस द बूट रिकॉर्ड एंड कॉपी इटसेल्फ टू द बूट सेक्टर। ओके, जिससे क्या होता है, आपका जो कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट होने में दिक्कत करने लगता है। ओके, उसका रीस्टार्ट प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाती है। तो वो आपका इस तरीके के अगर कोई वायरस होते हैं वो बूट सेक्टर वायरस की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम एंटीवायरस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट जो है आपका वो फाइल वायरस है। और फाइल वायरस जो है, जैसे कई बार आपका क्या होता है, आपका जो भी फोल्डर आप क्रिएट करते हो, फाइल क्रिएट करते हो, उसका शॉर्टकट आपका फाइल का बन जाता है उसी नाम का, जिसका स्पेस बहुत कम होता है, लगभग 228 KB, लेकिन बहुत सारी फाइलें हो जाती हैं, तो वो आपका धीरे धीरे आपके कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देती हैं। तो ऐसे वायरस को डिलीट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट कमांड्स का यूज़ करके आप उसको डिलीट कर सकते हो, या फिर एंटीवायरस से डिलीट कर सकते हो। और इससे के रेस्पेक्ट में एक वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था, आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हो, कैसे आप शॉर्टकट वायरस को डिलीट कर सकते हो। ओके, नाउ जितने भी आपके ये वीडियो सीरीज़ हैं, ये आपके प्लेलिस्ट में सेव्ड हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस से वीडियोज़ को देख सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है माइक्रो वायरस। दिस वायरस इन्फेक्ट एन इम्पोर्टेंट फाइल कॉल्ड नॉर्मल डॉट डॉट। याद रखना इसको कि इसका जो नॉर्मल डॉट डॉट जो फाइल होती है वो क्रिएट होती है किसकी वजह से, माइक्रो वायरस की वजह से। और जनरली MS वर्ड के रेस्पेक्ट में आया था। और जो फाइल होती है, जैसे आप वर्ड ओपन करना चाह रहे हो तो आपका ओपन नहीं होता है, या फिर ओपन होकर डायरेक्ट क्लोज हो जाता है, उसमें कोई फॉर्मेटिंग आप नहीं कर पाते हो, वो आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को भी डैमेज कर देता है। ओके, तो ये वायरस जो है वो माइक्रो वायरस कहलाते हैं। ट्रोजन हॉर्स जो है वो आपका एक मैं कहूँ कि स्टोरी बेस्ड है, कि बहुत पुरानी स्टोरी है कि कोई किंग था और उसके जो एम्पायर था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी उसको भेद नहीं सकता था, यानी कि उसके अंदर नहीं जा सकता था। तो जो ओपोनेंट था उसका, जो ओपोजिट राजा था, उसने क्या किया, एक चाल चली कि हम आपको गिफ्ट देना चाहते हैं। और गिफ्ट क्या दिया उन्होंने, एक हॉर्स दिया। ओके, एक घोड़ा गिफ्ट दिया, और उस घोड़े का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था, और उसके अंदर उसने अपने जो जाबाज सैनिक हैं वो उसके अंदर साथ में सेंड किए। ओके, सो हो रहा क्या रहा है, फाइनली हिडन फॉर्म में हम कोई अपना इंट्रूडर्स भेज रहे हैं जो उस चीज़ को जाके अटैक कर सके अंदर जाके। तो इन द सेम वे आपके पास यहाँ पे भी क्या होता है, कोई ऐसा लिंक किसी नेट जब यूज़ कर रहे हैं, या किसी URL के साथ बाइंड होके, या किसी डिफरेंट फाइल के साथ बाइंड होके आपके पास कोई कोड आ जाता है, एग्जीक्यूटेबल कोड, जब भी आप उसको यूज़ करेंगे वो वायरस आपका एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपको नहीं पता है कि आपके इस पर्टिकुलर लिंक के साथ ऐसा कुछ वायरस आपके पास आ गया है, उसको, ऐसे वायरस को हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स वायरस, जो आपको बिना नॉलेज के आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ गया है और फर्दर वो आपके सिस्टम को हार्म करना शुरू कर देता है। ओके, तो ऐसे जो वायरस होते हैं जनरली वो हिडन होते हैं, और उनको डिटेक्ट करने के लिए फर्दर आप क्या करते हो, अपना फायरवॉल ऑन करके रखते हो, और एंटीवायरस का भी यूज करते हैं। ओके, नाउ वर्म्स क्या होते हैं, वर्म्स होते हैं आपके जो आपके ऐसे आपके प्रोग्राम्स जो रेप्लिकेट करते हैं इटसेल्फ को, यानी कि कई आपके वायरस ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जो अपनी कॉपी इटसेल्फ बनाते रहते हैं। ओके, कॉपी बनाएंगे कैसे, आप एक बार अगर आपने उसको इन्फेक्टेड फाइल को यूज कर लिया है पेन ड्राइव के थ्रू या किसी दूसरे मीडियम से, आपके मेमोरी कार्ड से, तो वो क्या करेंगे, आपके फ़ाइल की फ़ाइल बनाएंगे, यानी कि एक फ़ाइल बना दी, उसके अंदर दूसरी फ़ाइल, दूसरी फ़ाइल के अंदर नेक्स्ट फ़ाइल, और इतना स्पेस आपके ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि आपका जो रूटीन है आपके कंप्यूटर सिस्टम का वो स्लो डाउन हो जाएगा, आपकी स्पीड जो है वो स्लो कर देंगे। तो ऐसे वायरसेस जनरली वर्म्स कहलाते हैं। नाउ बात करूं अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की, तो आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर होता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, फॉर एग्जांपल आप कोई डेटा सेव करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, ओके, और वो क्या करता है, आप उसको मेमोरी एलोकेट हुई 20, 0 से कितना हुआ 20, लेकिन उसने उसका जो एग्जीक्यूशन है वो 15 पे ही ख़त्म हो गया। ओके, फिर आपने जो नया प्रोसेस आपके पास आया उसने स्पेस लिया 40, 20 से 60 तक, यानी कि 40 स्पेस उसको अलोकेट हुआ, और वो 30 में ही कंप्लीट हो गया, यानी कि आपका 20, 30, 50 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से जो बीच में ये आपका ब्लैंक स्पेस रह जाता है, ये ब्लैंक स्पेस यहाँ पे कोई काम नहीं आ रहा है क्योंकि ये उस प्रोसेस को अलोकेट हो गया था। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, जो ये आपका फ्री स्पेस है इसको ये मर्ज करके आपका कंबाइन सिंगल पोर्शन, यानी कि इस पूरे कंप्लीट जो डिफरेंट ब्लॉक्स बने हुए हैं उनको वो
आपका कंबाइन करके मर्ज करके एक जगह ले आता है, सच दैट हम उसको दोबारा से यूज़ कर पाएँ। ये आपका काम होता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर का। और इसके लिए आप सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर डिस्क डिफ्रैगमेंटर करके आपका सॉफ्टवेयर आता है उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हार्ड डिस्क के को दोबारा से जब डिफ्रैगमेंट करते हैं, डिफ्रैगमेंट का ऑप्शन आपके पास होता है आपके सिस्टम के अंदर, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जो डिफरेंट ब्लैंक्स स्पेस हैं उनको आप मर्ज कर सकते हैं। बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं उनको, या फिर आप अपने जो डेटा होता है आप नहीं चाहते कि वो क्या हो जाए, करप्ट हो, और तो उसका आप पर्सनल बैकअप बनाना एक अच्छी हैबिट होती है कि आप मंथली या वीकली अपने डेटा को अपने किसी सीडी, डीवीडी या फिर किसी नई हार्ड डिस्क के अंदर कॉपी करके रख सकते हो, उसको बर्न कर सकते हो सीडी या डीवीडी के अंदर, या फिर ट्रांसफ़र कर सकते हो किसी हार्ड डिस्क के अंदर। ये आपका बैकअप कहलाएगा, सच दैट अगर कभी भी आपका सिस्टम फेलियर हो जाए तो आपको डेटा लॉस ना हो, राइट। कंप्रेशन यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई फ़ाइल भेजना है किसी भी दोस्त को, या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपके बॉस को कोई फ़ाइल भेजते हो, तो क्या होता है आपके पास, अगर आपकी फ़ाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको जैसे मेल में 25 MB आप फ़ाइल भेज सकते हो। आपकी फ़ाइल 25 MB से ज़्यादा है, देन व्हाट यू विल डू, आपके पास जो ये समस्या है इसका सॉल्यूशन होता है कि आप अपनी फ़ाइल को कंप्रेस कर लें। इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे विनजिप है, या फिर और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, रार वो उसको क्या करते हैं, .zip फाइल बना देते हैं, यानी कि आपका या फिर .rar फाइल बन जाती है आपकी। ये आपकी फ़ाइल्स जो होती हैं वो कंप्रेस्ड फाइल होती हैं, यानी कि आपके डेटा को कंप्रेस कर दिया जाता है, उनको जो उसकी साइज़ है उसको रिड्यूस करके आप उसको सेंड कर सकते हो। जब आपका डेटा आपके रेस्पेक्टिव रिसिपेंट के पास पहुंचेगा तो वो उसको फर्दर क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। एक्सट्रैक्ट करने से वो वापस ओरिजिनल आपकी जो ओरिजिनल उसका फ़ाइल होती है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जिप और आपके रार फाइल जो होती हैं वो आपकी कंप्रेस फाइल होती हैं, जो आपके डेटा को रिड्यूस कर देती हैं उसकी साइज़ को। ओके, डिस्क क्लीनर होता है। डिस्क क्लीनर जैसे आपके पास बहुत सारी आपके पास फाइल्स आपके पास किसी पेन ड्राइव में या सीडी में या डीवीडी में स्टोर्ड हैं, और उनके उसके बिहाफ पे आप देखते हो कि आपके पास बार बार आता है नो मोर स्टोरेज करके एरर आती है। ओके, यानी कि आपके पास स्टोरेज रिलेटेड इश्यू आता है, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क क्लीनअप कर सकते हो। डिस्क क्लीनअप क्या करता है, जो फाइल आप लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हो वो उसको वहाँ से मैन मेमोरी से डिलीट कर देगा। ओके, सच दैट आपके पास एग्जीक्यूशन के लिए स्पेस अवेलेबल हो और नई फाइल को आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाएँ। यानी कि जो आपकी डिफरेंट जो आप ऐसी फाइलें हैं जो यूज भी नहीं हो रही हैं, और या फिर एक ही जैसी बहुत ज़्यादा फाइलें हैं। ओके, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा बहुत चेंज करके आपने डिफरेंट फाइल बना रखी है, तो वो आपको सजेस्ट कर सकता है कि आप इसको क्लीन कर लें, यानी कि इनको डिलीट कर लें। तो ये आपका डिस्क क्लीनर की हेल्प से आप कर सकते हैं। फाइल मैनेजमेंट टूल होता है आपके पास में। फाइल मैनेजमेंट टूल में आप क्या करते हो कि आप अपनी फ़ाइल्स को मैनेज कर लेते हो, जैसे विंडो एक्सप्लोरर की हेल्प से डिफरेंट फाइल एंड फोल्डर्स में आप अपनी डेटा रखते हो कि आपको कभी भी इजी एक्सेस के लिए आप पर्टिकुलर फ़ोल्डर, यानी कि अगर आपका ट्रेनिंग रिलेटेड डेटा वो एक ही फ़ोल्डर के अंदर हो, आपका क्लास सब्जेक्ट जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का डेटा है वो उस डिफरेंट फ़ोल्डर के अंदर हो। इससे क्या होता है, आपके पास इजी एक्सेस हो जाता है, और उसके लिए आप फाइल मैनेजमेंट टूल का यूज़ कर सकते हो, सच दैट आपको डेटा जो है इजी रिट्रीव हो सके जब आपको रिक्वायर्ड हो। ओके, सो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात हुई कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि उसकी मेंटेनेंस और उसकी जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हम लोग जनरली यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए। बहुत बार आपको जैसे जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो आप MS वर्ड का यूज़ कर सकते हो, डेटाबेस क्रिएट करना होता है तो MS एक्सेल का यूज़ करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ओके, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 ही सॉफ्टवेयर आपके पास है, मार्केट में और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं
ओपन ऑफिस कैल्सी है, ओपन ऑफिस राइटर है। ओके, नाउ यानी कि किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जो आप सॉफ्टवेयर या पैकेज या टूल यूज करते हो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे जनरल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, और जो ओपन सॉफ्टवेयर होते हैं वो कस्टमाइज भी होते हैं, यानी कि उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल दिया मैंने वर्ड प्रोसेसर का, तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड है, लिबर ऑफिस राइटर है, ओपन ऑफिस राइटर, अपाचे ओपन ऑफिस राइटर है। सो ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे डिजिटल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इनके फीचर्स की बात करूं, इनमें बहुत सारे अच्छे फीचर्स होते हैं, जैसे मेल मर्ज का ऑप्शन होता है आपके पास, मैक्रो बनाने का ऑप्शन होता है। ओके, प्रेजेंटेशन टूल्स जैसे आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें आप एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ट्रांजिशंस का यूज़ कर सकते हो आप। ओके, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक अच्छा टूल है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। दूसरा आपके पास ओपन ऑफिस इम्प्रेस होता है, वो ओपन ऑफिस का है, वो चाहे अपाचे ओपन ऑफिस इम्प्रेस यूज़ करो, आप लिबर ऑफिस इम्प्रेस यूज़ करो, राइट। सो ये आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो जनरली हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट पैकेज होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास डेटा होता है और उसको आप अगर टेबल फॉर्म में स्टोर करवाना चाहते हो और सच दैट आपके पास बाद में भी कोई क्वेरी हो तो आप उससे एक्सेस कर सको, तो आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो। पैकेज, सॉफ्टवेयर, टूल, ये सिनोनिम्स होते हैं। कई बार मैं पैकेज बोलता हूँ, कई बार मैं सॉफ्टवेयर बोलता हूँ, कई बार मैं टूल बोलता हूँ। ओके, सो पैकेज जनरली मैं टर्म यूज़ कर लेता हूँ कि आपके पास ऐसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो मैं स्प्रेडशीट पैकेज बोल देता हूँ कि स्प्रेडशीट से रिलेटेड उसमें ऑप्शंस होंगे, जैसे आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबुलर फॉर्म बनाने में डेटा स्टोर करना है, चार्ट्स बनाने हैं, ग्राफ्स बनाने हैं, तो आप क्या करते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस कैल्सी, ओके, इनका यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट, जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आपके पास होते हैं। नेक्स्ट इज़ योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से यहाँ पे मीनिंग है कि अगर आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, किसी, जैसे आप ऑनलाइन डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ करते हो, ओके, वो आपका चाहे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उस पर जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो आपकी हर एक डिटेल, कब आपने ऑर्डर किया, 1 साल आपने पहले क्या ऑर्डर किया था, वो सारी डिटेल आपकी सेव रहती हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो सारी डिटेल आपकी कहाँ पे, डेटाबेस में जाके स्टोर होती हैं और वहाँ से वो वहाँ फेच होती हैं। अगर आपने 2 आइटम एक साथ ऑर्डर किए हैं, एक को रिमूव करना चाहते हो तो वो वहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होता है कि एक डिटेल आप एक अगर आइटम को कम करेंगे तो आपका वो वहाँ आपके कार्ट से वो हट जाता है। तो ये सारी जो डिफरेंट डेटाबेस क्रिएट करना या उसको मेंटेन करना, उसके लिए हम लोग आगे स्टडी करेंगे डेटाबेस कैसे क्रिएट और मैनेज किया जाता है। और डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं जैसे फोक्स प्रो है, ओरेकल है, SQL है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ओपन ऑफिस बेस है। ओके, नाउ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें हम लोग अपने यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करवा लेता है। ओके, ये पहले जो हम लोगों ने स्टडी की ये आपके प्री डिफाइंड होते हैं। इनका भी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं वो ऑलरेडी कस्टमाइज होते हैं, यानी कि उसमें आपके पास कोड भी अवेलेबल होता है, तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप उसमें चेंज कर सकते हो। नाउ जो आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई उसको प्रोजेक्ट मिलता है तो पहले जो जिससे कस्टमर से उसको वो प्रोजेक्ट मिला है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स उसको बताता है कि मुझे इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स के बेस पे हम लोग काम करते हैं उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट उसके रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी का शॉप है तो स्टेशनरी के हिसाब से आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बनेगा। कंप्यूटर की शॉप है तो कंप्यूटर के हिसाब से। ओके, कोई मार्ट है तो उसमें डिफरेंट मार्ट में क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं उसके हिसाब से उसका इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनेगा। जैसे आपका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि अगर कोई कंप्यूटर स्टोर है तो उसमें क्या होगा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कि नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, प्रिंटिंग शीट्स, प्रिंटर कार्टेज,
जो भी अवेलेबल हैं वो उसके अंदर रिकॉर्ड के फॉर्म में आपके पास सॉफ्टवेयर में होंगी, सच दैट जब भी आपका नया स्टॉक आता है तो उसकी एंट्री हो जाए, और जैसे जैसे वो आपकी सेल होते जाते हैं तो उसके डेटाबेस में से वो क्या हो जाता है, डिलीट होता चला जाता है, जिससे आपको जो भी आइटम फिनिश होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो उसका आपको मैसेज आ जाता है कि इसके 10 आइटम्स बचे हुए हैं, तो आपको वो ऑर्डर करना है, वो नए और मंगवाने हैं। तो ये आपके डिफरेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फ़ायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम को जनरली स्कूल इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी समझते हैं। जैसे आपका MIS पे स्टूडेंट्स की डिटेल होती है, हर एक स्टूडेंट का अपना एक रिकॉर्ड क्रिएट होता है, वो आपके सर्वर पे सेव हो जाता है। जैसे उसको कितने ऐसे 1 में कितने मार्क्स मिले, ऐसे 2 में कितने मार्क्स मिले, उसका फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, घर का एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, ये सारी डिटेल आपके कंप्यूटर के अंदर सेव रहती हैं। हर एक स्टूडेंट, 2000 स्टूडेंट है तो 2000 आपके डेटा वहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट ईयर अगर 500 स्टूडेंट्स ने और एनरोल किया है तो उनकी डिटेल भी वहाँ सर्वर पे सेव होगी। तो दिस इज़ कॉल्ड स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल से रिलेटेड सारी डिटेल आपके पास वहाँ पे मिलेगी, वो चाहे टीचर से रिलेटेड है या फिर स्टूडेंट से रिलेटेड है, वो आपके सिस्टम पे मैनेज होती है, तो वो आपका स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। पेरोल सिस्टम्स, जैसे आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिफरेंट जो टास्क होते हैं एम्प्लॉय रिलेटेड, चाहे वो एम्प्लॉय की सैलरी से रिलेटेड हो, एम्प्लॉय के डेटा से रिलेटेड हो, एम्प्लॉय के कि कौन पर्टिकुलर एम्प्लॉय कब उसका रिटायरमेंट होगा, उसकी क्या पेमेंट होगी, क्या ग्रोस पेमेंट उसको मिलेगी, वो सारी ट्रैक्स उसका जो है वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम लोग करते हैं वो जनरली पेरोल सिस्टम्स के अंदर आता है, जिससे सैलरी जनरेट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे आपका अकाउंटिंग रिलेटेड जो डेटा होता है उसको मैनेज करना, उसकी इन्फॉर्मेशन और साथ ही उसके रेस्पेक्टिव जैसे GST उसमें लगाना है, वो सारी रेस्पेक्टिव जो टास्क होते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वो आपके इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स में हम लोग क्रिएट करते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड होते हैं। इन द सेम वे जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो जब भी आप रिसेप्शन पे जाते हो होटल के, तो वो आपके पास जैसे देख के बता देता है कि यहाँ पे इतना स्पेस ऑक्यूपाइड है, इतने रूम बाकी हैं, आपको ये रूम अवेलेबल हो सकता है, ये हो सकता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसके पास सारी डिटेल है कि किस रूम में कौन सा रूम ऑक्यूपाइड है, कौन सा रूम ओपन है और किस रूम में क्या फैसिलिटी है, वो सारी डिटेल उसके पास होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हमारे पास होती है। इन द सेम वे आपके पास रिजर्वेशन सिस्टम होता है। रिजर्वेशन सिस्टम में भी यही होता है कि आप ट्रेन की टिकट बुक करवाते हैं या कंफर्म टिकट को कैंसिल करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, वो सारी डिटेल आप इवन एक कि 10 डेज जो बाद जो ट्रेन जाने वाली है उसकी पूरा स्टेटस देख सकते हैं कि उसमें कितनी सीट्स ऑक्यूपाई हो सकती हैं, हो गई हैं और कितनी रह गई हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स में यूज़ करते हैं। इन द सेम वे वेदर फोरकास्टिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स क्रिएट होते हैं। ओके, बात करते हैं ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट की। ओके, ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट से मेरा मीनिंग है कि आपके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं, उनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे कैटेगराइज करते हैं हम लोग। जैसे जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। नाउ उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको क्या किस रेट में उसको सेल करता है, यानी कि उसको परचेज करने के लिए हमें उस प्रोप्राइटर से उसको परचेज करना होगा, राइट। इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं उनको हमें पे करके ख़रीदना पड़ता है। शेयरवेयर जो होते हैं, शेयरवेयर जो कैटेगरी में जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो आपके पास ट्रायल बेस पे आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराता है कि आप 14 डेज आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके देखिए। 14 डेज के बाद आपको क्या करना होगा, या तो आप उसको अनइंस्टॉल कर दें या फिर आप उसको पे करके फर्दर उसका फुल वर्जन परचेज कर लें। तो ये आप इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो आपको ट्रायल बेस पे अवेलेबल होते हैं और फर्दर आप उसको परचेज करना पड़ता है या अनइंस्टॉल करना पड़ता है, वो क्या किस में आते हैं, शेयरवेयर्स में आते हैं। फ्रीवेयर्स वो होते हैं जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल होते हैं, यानी कि उनको यूज़ करने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, तो वो आपका क्या होता है, फ्रीवेयर। और ये बंडल्ड होते हैं, जैसे अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट परचेज किया है तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपने परचेज़ किया है तो उसके साथ वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए अलग से पैसे नहीं देता, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर उसको वो आपको फ्रीली
अवेलेबल करवाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता है। तो इस ऐसे सॉफ्टवेयर आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका कोड जो है ओपनली अवेलेबल होता है, यानी कि उस सॉफ्टवेयर के साथ साथ उसका कोड भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस कोड में चेंज करके, अगर प्रोग्रामिंग आपको आती है तो आप उसमें चेंज करके अपना सॉफ्टवेयर में चेंजेज कर सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनका जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं और उनका सोर्स कोड भी आपको अवेलेबल होता है, वो आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। इन द सेम वे आपके पास जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं और मॉडिफाइड आप उसको कर सकते हो और मॉडिफाई करके आप उसको किसी को सेल कर सकते हैं। सो इस तरीके किसी को आप अवेलेबल करवा सकते हैं। सो इसका सोर्स कोड जो होता है फ्री सॉफ्टवेयर्स का भी, वो आपको फ्रीली अवेलेबल होता है। सो ये आपका सेकंड चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और नाउ यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स। और कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपका कोई डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे लिख के बता सकते हैं, सच दैट मैं उस टॉपिक को दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। ओके, जब आपका फर्दर प्रोग्रामिंग रिलेटेड डेटा आएगा देन आपको और इंटरेस्टिंग हो जाएगा स्टडी करना। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।